उन्होंने कहा कि भाई चलो आप ताऊ को चुन लेते हैं। ठीक है, ताऊ से पहले इन्होंने बात कर रखी थी कि भाई वीपी सिंह को चुनना है, लेकिन चंद्रशेखर एग्री नहीं हो रहे, तो वहां जाके उन्होंने ताऊ को अनाउंस कर दिया। आनंद फानंद में मंडल लागू किया, राजीव गोस्वामी का दाह उनके काल में हुआ। उनके काल में ही कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होता है। राजस्थान में जो विशेष करके मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान और ये जो इलाका जहां जाट राजपूत का क्लेश आजकल कई लोग झूठे ढंग से क्रिएट करते हैं, उन लोगों को 89 के चुनाव का अध्ययन करना चाहिए। पहले की राजनीति थी वो बिल्कुल बदल गई, भारत में अलग तरह की राजनीति आई। और कहा जाता है कि वीपी सिंह और चंद्रशेखर दो ऐसे पॉलिटिशियन, दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, उसके बाद उन्होंने आगे की 50 साल की पॉलिटिक्स तय कर दी कि किस दिशा में जाएगी। वीपी सिंह के बारे में चंद्रशेखर का मैं एक स्पीच सुनता हूं इसी बोफोर्स को लेके। चंद्रशेखर ये कहते हैं कि यह जो घोटाला हुआ उस वक्त वीपी सिंह वित्त मंत्री थे, तो फाइनेंशियल अप्रूवल की फाइल पे तो उन्होंने ही साइन किए थे। जो लंच टाइम हुआ तो उनके ऑफिस में भी बड़ा सा पैकेट आया 5 स्टार होटल का। कभी ये किसने भेजा है कि सर ये तो यहाँ आता है, रोज आता है। रोज कैसे? तो सारे स्टाफ के लिए आता है, सारे सेक्रेटरी ये वो सबके लिए आता है। ये कौन भेजता है कि सर ये तो मिनिस्ट्री मंगवाती है? नहीं, मिनिस्ट्री नहीं मंगवाती है। वो जो होटल है आपका ITC मौर्या, वहां से आता है, और अंबानी इसके यहाँ से आता है। यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम के स्नैक्स वगैरह, शाम को भी, यानी दिन भर अंबानी इसके वहां से आता है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में राजेंद्र सिंह बिहाड़ है और आज हम चर्चा करेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह पे, देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कि पिछड़ों के मसीहा कहे जाते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया, जिन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव जीता कांग्रेस के 2/3 बहुमत के सामने। आज तमाम बिंदुओं पे उनकी जयंती के मौके पे बात करेंगे। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप अक्सर पढ़ते हैं, लिखते रहते हैं, पॉलिटिक्स में आजकल ऐसे कम लोग बचे हैं। क्या सोचते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की आइडियोलॉजी कि जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो फैसले लिए, उससे पहले का तो एक तरह का डिस्टर्ब हो ही गई चीजें कि जो पहले की राजनीति थी वो बिल्कुल बदल गई, भारत में अलग तरह की राजनीति आई। और कहा जाता है कि वीपी सिंह और चंद्रशेखर दो ऐसे पॉलिटिशियन, दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, उसके बाद उन्होंने आगे की 50 साल की पॉलिटिक्स तय कर दी कि किस दिशा में जाएगी। आज बड़ी बड़ी पार्टियां ओबीसी वर्ग को ये मानती है कि सत्ता कौन देगा यह वर्ग तय करेगा, और उसकी नींव रखी वीपी सिंह ने। क्या सोचते हैं आप पॉलिटिक्स के स्वरूप को लेके? ये बात तो ठीक है कि मंडल से पहले का जो एरा था और मंडल के बाद का जो है, उसमें रात और दिन का चेंज आ गया। लोकतांत्रिक भारत की सियासत के नमूने से, लीडरशिप के नमूने से, पॉलिटिकल पार्टियों का जो लीडरशिप की जो क्लासेस थी जी, और एक तरह से ये कह दीजिए कि 90 के बाद में वीपी सिंह ने जो एक एस्टेब्लिश क्लास थी पॉलिटिक्स की, उसको हिलाया जी। तो ये तो इस मायने में मैं देखता हूँ। लेकिन वीपी सिंह का जो पर्सोना है उसमें बहुत सी चीजें अट्रैक्ट करने लायक है, जो आज के सियासत के लोगों को भी और जो आम जनमानस है। मुसीबत यही है, पहले जैसे चर्चा कर रहे थे आपसे, कि अब जब व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया का एरा आ गया, तो इसमें हमारी जो नई पीढ़ी है वो बड़ी चिंताजनक ढंग से नए नए नायक ढूंढ रही है, बड़ी चिंताजनक ढंग से उसके इंफॉर्मेशन के सोर्सेज है जो सामान्यतः एकदम झूठ आधारित है। तो ऐसे में बड़ी चिंता की बात है कि इस तरह के जो भी पॉलिटिकल लोग रहे हैं, जिन्होंने इस देश की सियासत को समृद्ध किया है, उनके बारे में हमारी जानकारियां बहुत कम है। जब जानकारी नहीं है तो हम कैसे दिशा प्राप्त करेंगे? ये जानकारियों का जो सर्टिफिकेट है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, वो बड़ा दिक्कत करता है। वीपी सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जिन्होंने आनंद फानंद में मंडल लागू किया, राजीव गोस्वामी का दाह उनके काल में हुआ। उनके काल में ही कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होता है। कैसे देखते हैं दो जो गहरे दाग हैं इनको? देखिए, उनके जो क्रिटिक्स है और जो समालोचक है वो इस बात का उनके ऊपर चार्ज लगाते हैं। तो जो टेररिज्म की जो बात थी
कश्मीर के टेररिज्म की, तो आपको पता होना चाहिए कि 84 के बाद में वहां रूट्स बन गई उसकी, और ये कंटिन्यूशन ऑफ इंसिडेंट्स था जिसने बड़ा बुरा रूप लिया। वो आकर के 90 में लिया, गवर्नर जगमोहन के जमाने में। हाँ, जब रूबिया का अपहरण हुआ और छोड़ दी, रूबिया का फंड भी हो गया, वो भी उनकी जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर एक उनके कमजोर डिसीजन का प्रतीक माना गया। जी, गृह मंत्री की बेटी थी मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो एक तरह से सरकार के मुंह पे टेररिस्ट का तमाचा था, उनकी इतनी हैसियत बढ़ गई। और दूसरा जो है वो घटनाक्रम जो कुछ भी हुआ जिसके कारण पंडितों को वहां से वो करना पड़ा, ये ठीक बात है। लेकिन आप देखिए कि शेड्स किसी की पर्सनैलिटी के कितने हो सकते हैं। लंबे समय में नेहरू को लोग सर्वकालिक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, लेकिन लंबे कार्यकाल में जो उनके साथ चाइना का जुड़ा हुआ है, कश्मीर पॉलिसी का जुड़ा हुआ है, तो आप डिसीजंस लंबे लेंगे तो आपके साथ जब आप देश चला रहे हैं तो ये सब चीजें आती। लेकिन वीपी सिंह की जो पॉलिटिक्स जो थी, उनका राजनीति में जो आना था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। आप देखिए कि वो मांडा रियासत के जो है राजा थे। जी बिल्कुल। 30,000 बीघा जमीन, वो कोई राजस्थान के रेगिस्तान की जमीन नहीं थी। जी बिल्कुल। वो 30,000 बीघा जमीन गंगा जमुना के 2 आबाद क्षेत्र की जमीन थी, जहां जो हमारे वहाँ कहावत है कि भाई सर काट के उगा दो तो सर उग जाए। इतनी सरसब्ज जमीन को उन्होंने विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट में दान दे दिया। यानी सारी की सारी अपनी जो मिल्कियत जितनी उनकी थी, तो फिर उनके भाइयों ने इसके खिलाफ कोर्ट चले गए, कोर्ट में भी चला गया आप इस तरह से। और इवन विनोबा भावे ने कहा कि भाई हम ये नहीं लेंगे। उनका ये विनोबा भावे का था कि हम किसी की भी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 6ठा हिस्सा लेते हैं। आपके पास 600 बीघा है तो हम 100 बीघा लेंगे, जी ठीक है। 3000 बीघा है तो उसका एक सर्टेन अमाउंट, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने दे दी, हम पर वापस। भावे ने तो लिया था, बीकानेर का किस्सा याद है, छत्तरगढ़ वालों ने 2 लाख बीघा जमीन दे दी थी। राजा महेंद्र प्रताप थे, अलीगढ़ क्या जी मेरे को जानकारी नहीं बीकानेर में जी क्या हुआ, जी, लेकिन अलीगढ़ के महेंद्र प्रताप ने दी हुआ जी। मैं जो वीपी सिंह के संबंध जी जी बिल्कुल। उन्होंने जो किया कि उन्होंने 30,000 बीघा, वहां की 30,000 अपने बीकानेर की 2 लाख, फिर वहां की 30,000 बीघा की, वैसे कोई कंपेरिजन नहीं। जी जी नहीं के भी लैंड, और बहुत से लैंडलॉर्ड्स ने विनोबा भावे के, क्योंकि देखो हमारे भारत में है कि जो त्याग करने वाला व्यक्ति मांगता है तो उसको लोग देते हैं, और ये बड़ी बात भी होती है। अब भी लोग देते हैं, गाँव में भी स्कूल चिकित्सालय के लिए लोग देते हैं, तो बड़ी बात है। लेकिन वीपी सिंह एकदम नौजवान थे। सेकंड काम उन्होंने क्या किया कि अपने वहां उन्होंने एक इंटर कॉलेज खोला अपने पिताजी के नाम से। इंटर कॉलेज खोला का मतलब पैसे ही नहीं दिए, वो इंटर कॉलेज बना, उसमें ईंटें ढोई। ठीक, जब कॉलेज बन गया तो उसके वो प्रिंसिपल या चेयरमैन नहीं बने, वो उसके जो है टीचर बने, और उन्होंने 4-5 साल बच्चों को पढ़ाया जी। ये जो सोशल एक्टिविटीज थी, इनके कारण राजा मांडा की बड़ी चर्चा हुई इलाके में जी। तो इंदिरा गांधी ने उनको मैसेज किया कि भाई आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। किसी ने इलाहाबाद में उनको कहा कि भाई इंदिरा जी ऐसा चाहती, तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो कहते हैं कि शास्त्री जी को जो है इंदिरा जी ने कहा कि भाई इस नौजवान को हमको कांग्रेस, आप कहेंगे तो आपका बड़ा वो है। तो शास्त्री जी की बड़ी स्टेचर थी, शास्त्री जी ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो ऐसे करके ये कांग्रेस में आए। लेटर ऑन फिर जो है 69 में ये पहली बार विधायक बन गए, और 71 में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जी। तो इस तरह से इनकी एंट्री हुई। लेकिन एंट्री से पहले भी, सियासत में आने से पहले जो है सोशल वर्क वो कर रहे थे, और एंट्री में भी ऐसा रहा है कि उनका कोई ज्यादा रुचि नहीं थी इलेक्शन पॉलिटिक्स में। वो एक जन सहयोग से एक सड़क बना रहे थे जी। तो उन दिनों में मशीनरी बहुत कम होती थी। ये जो रोड रोलर होता है, ये तो अब प्राइवेट इतना हो गया, उसमें पहले सरकारी बिल्कुल पीडब्ल्यूडी। तो ये पीडब्ल्यूडी के वालों के पास गए कि भाई सड़क तो हमने जन सहयोग से बना दी, लेकिन इसके ऊपर रोलर चलाना है। तो ये धक्के खाते रहे 2-3 महीने, किसी ने सुनी नहीं। तो आप जैसे किसी पत्रकार ने उनसे कहा कि भाई ये सुनते हैं एमएलए एमपी के, आपकी नहीं सुनेंगे। तो उनका हमारी क्यों नहीं सुनेंगे, हमने किया है ये काम, और उनको क्या करना, रोलर तो घुमाना है, तो ये कुछ भी कर दो, ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते, नहीं सुनेगा आप। तो ये भी एक इंसिडेंट रहा जो उनके चुनाव में आने का हुआ जी। ये कांग्रेस से आए सर पहले, बाद में राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे पहले, फिर रक्षा मंत्री रहे। उससे पहले क्या चीज होगी, देखो 71 में जब ये आ गए तो इंदिरा जी की रीजन थी
तो इंदिरा जी ने इनको डिप्टी ये बना दिया स्टेट मिनिस्टर इसका कॉमर्स का। जी। तो अच्छे मिनिस्टर थे, नो नॉनसेंस मिनिस्टर थे, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मेहनत बहुत करते थे, कहते हैं कि दरी पे बैठ के काम करते थे, उनकी वो पत्नी बाद खुद के टिफिन दिनों लेके आती थी। बाद के दिनों की हो गई घटनाएं, उस जी। समय भी थे। 77 में जब कांग्रेस इमरजेंसी के में हार गई तो ये भी आउट हो गए, बहुत से लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, ये इंदिरा के साथ बने रहे। 80 में जब वापिस हुए तो ये इलाहाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो इंदिरा गांधी ने इनको बजाय केंद्र में रखने के इनको यूपी का चीफ मिनिस्टर भेज दिया। तो यूपी तो एक चैलेंजिंग स्टेट था उन दिनों में। यूपी में एक बड़ी थी कि डकैत्स का बड़ा वो था, और ये सारी गैंगे फूलन वगैरह की बहुत सारी गैंगे जो है बहुत सक्रिय थी, बड़ा आतंक था। तो उन्होंने शपथ लेते ही कहा कि भाई यदि मैं डकैतों का सफाया यूपी से नहीं कर पाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये हो गया कि मतलब रोज एनकाउंटर होने लग गए, डकैतों ने कईयों ने सरेंडर कर दिया, कई पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में भाग गए, कईयों को लगा कि हमें यहाँ सरेंडर का मौका नहीं मिलेगा। तो पड़ोस में अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, जैसे फूलन वगैरह ने वहां जाके चीफ वहां सरेंडर किया। इसी बीच में एक इंसिडेंट हुआ, इनके एक ब्रदर थे जो जज थे इलाहाबाद कोर्ट में, वो और उनका बेटा जो है घूमने गए शाम के वक्त में। तो डकैतों ने गलतफहमी में, कोई चला के नहीं लेकिन उनके ऊपर गन शॉट हुआ, वो दोनों की डेथ हो गई। इस घटना पे चूंकि वीपी सिंह प्रॉमिस कर चुके थे कि भाई मैं यदि डकैत समस्या का, और उनके भाई की ही मर्डर हो गया, तो उन्होंने मॉरल ग्राउंड पे कि भाई मेरे को स्टेट लीड करने का, कांग्रेस आला कमान ने उनको कहा कि हम आपका इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, लेकिन उनका कि मैं नहीं, मैं कह चुका शपथ से पहले। तो ये उनके करेक्टर में एक बड़ी खासियत थी कि चीफ मिनिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी, और साल भर बाद जो है इंदिरा गांधी ने उनको वापस बुला लिया दिल्ली में, और उसमें वापस उनको कैबिनेट कॉमर्स कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया। फिर 84 में इंदिरा गांधी का वो हो गया, तो ये राजीव गांधी का एरा चालू हुआ। उसमें आप जो कह रहे बात, तो उसमें भी बड़ी मजेदार चीज होगी, इनको बनाया फाइनेंस मिनिस्टर जी। उसका भी बड़ा रोचक किस्सा है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप जो कह रहे हैं वो दरी पे बैठ के काम करते हैं, जी जी बिल्कुल। और पाँव फैला के, और आगे डेस्क जो सुगांधियन डेस्क आती, उनकी पत्नी जो है उनके लिए टिफिन लिया। अच्छा, टिफिन वाली घटना इसलिए है कि जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब दा जी। तो जो लंच टाइम हुआ तो उनके ऑफिस में भी बड़ा सा पैकेट आया 5 स्टार होटल में। उनका भी ये किसने भेजा है कि सर ये तो यहाँ आता है, रोज आता है। रोज कैसे है? तो सारे स्टाफ के लिए आता है, सारे सेक्रेटरी ये वो सबके लिए आता है। ये कौन भेजता है कि सर ये तो मिनिस्ट्री मंगवाती है? नहीं, मिनिस्ट्री नहीं मंगवाती है, वो जो होटल है आपका ITC मौर्या वहां से आता है, और अंबानी इसके यहाँ से आता है। यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम के स्नैक्स वगैरह, यदि शाम को भी, यानी दिन भर अंबानी इसके वहां से आता है। वो आप देखिए कितना उनका हाइट। और पहला ही ऑर्डर ये दिया है कि कोई खाना नहीं आएगा वहां से, मेरा खाना मेरे घर से आता है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी कोई मौर्या होटल से पैकेट नहीं आएंगे। तो यहीं से उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अदावत जो है ना, अंबानी से शुरू हो जाती, अंबानी से शुरू हो गई। अब कौन पैसे वालों से देश का फाइनेंस मिनिस्टर टक्कर ले सकता है आज के इस सिस्टम में? आज नहीं ले सकता, उस जमाने में कौन ले सकता? तो ये जब घटनाक्रम हो गई तो राजीव गांधी की छवि मिस्टर क्लीन की थी। उन्होंने इस घटना पे तो उनको आउट करने का सवाल नहीं था, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी इनके खिलाफ जांचें बिठाना शुरू कर दी अंबानी इसके वगैरह, क्योंकि तो मैनिपुलेशन होते थे। और फिर छापे पड़ गए, अंबानी के भी पड़े, और इवन अमिताभ बच्चन के वहां भी पड़ गए। जी। अमिताभ बच्चन सांसद थे इलाहाबाद से, हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा के आए थे जी। तो उनके छापे पड़ गए। फिर जिस ईडी की अभी जो चर्चा चल रही है, ये इस ईडी को, सोई हुई ईडी को पहली बार वीपी सिंह ने जगाया जी। और उन्होंने जो सोने के जो स्मगलर्स थे, सोने का जो करते थे, उनके खिलाफ बड़ी वो अभियान चल। पुलिस को ये कह दिया कि आप मान लो करेंगे 100 किलो सोना जब्त करेंगे, तो 5 किलो सोना जो है उन पुलिस वालों को होगा जो जब्त करेंगे। तो बड़ा जब्ती अभियान चले, पुलिस बड़ी जोश में आ गई। तो ऐसे करके उन्होंने इस तरह से जो भी काला बाजारी 2 नंबर के लोग थे, तो SS दावनी थी, तो वीपी सिंह ने उनको कहा कि भाई आप जो है इसमें चले जाइए डिफेंस मिनिस्टर जी। डिफेंस मिनिस्टर उन्हीं दिनों में तो बॉफोर्स की खरीद इनके जाने से पहले हो गई थी जी। तो वो हल्ला मचा कि इसमें 64 करोड़ का
पर लेन देन हुआ है और इसमें नाम आ गई, प्राइम मिनिस्टर का आ गया और लोगों के आ गए, प्राइम मिनिस्टर के क्लोज लोगों के आ गए, तो बड़ा वो विदेश की मीडिया में आया सबसे पहले। जी। तो विदेश की मीडिया में आया तो इन्होंने यहाँ इंक्वायरी बिठा दी। तो ये तो सीधा जो है सीधा प्रधानमंत्री के गिरफ्तार में हाथ था, तो ये तो था ही, फिर तो क्यों रखते हैं उनको। जी। तो प्रधानमंत्री ने उनको रिजाइन करने के लिए कहा, तो उन्होंने मिनिस्ट्री और कांग्रेस दोनों से रिजाइन कर दिया और फिर बाहर आ गए। वीपी सिंह के बारे में चंद्रशेखर का मैं एक स्पीच सुनता हूं इसी बोफोर्स को लेके। चंद्रशेखर ये कहते हैं कि यह जो घोटाला हुआ उस वक्त वीपी सिंह वित्त मंत्री थे, तो फाइनेंशियल अप्रूवल की फाइल पे तो उन्होंने ही साइन किए थे। तो ये है कि वीपी सिंह अपने आप को कैसे बचा रहे, क्योंकि 84 वाले ही चुनाव में चंद्रशेखर अपनी लाइफ का जो एकमात्र चुनाव हारे थे बलिया वाला, वो वीपी सिंह के ये कहने से हारे थे कि बलिया का भिंडरा वाला है, और इसके नाते दोनों में बड़ा वो पंगा रहा। वो इसके नाते तो नहीं रहा, दोनों का अलग अलग पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग थी। चंद्रशेखर एक बिल्कुल ग्राउंडेड रूटेड राजा और रंग के बीच का मामला था। सकते हैं जी। एक राजा था जो रंक बनने की कोशिश कर रहा था जी। और वो तो रंक ही थे। जी। वीपी सिंह ने एक्सरसाइज की रंक बनने की। वीपी सिंह की लाइफस्टाइल में आपको जो है लेविशनेस कहीं से नहीं, उनका कपड़ा लता। मैं जब आपको कहा कि जमीन पे चटाई पे बैठ के अगला काम कर रहा है, घर पे टिफिन दाल रोटी खाता था, उस जमाने में जो है सब कुछ अपनी सारी बिलोंगिंग से वो हो गया। तो वो कारण पर्सनालिटी के डिफरेंसेस थे और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। और वो उन्होंने क्या चुनाव के समय में कई तरह की बातें कही जाती है, वो सब उस पर अपन अभी नहीं जाते, लेकिन ये था कि दोनों के बीच में मतभेद थे, कई मुद्दों के ऊपर थे। जी। मतलब प्रधानमंत्री पद वाला धोखा भी इस वक्त हुआ कि चंद्रशेखर चाहते थे देवीलाल बने, वीपी सिंह भी देवीलाल का नाम प्रपोज करते हैं, और फिर वो अरुण नेहरू वाला गेम जो था, तो इनका प्रधानमंत्री बनना ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा धोखा था। जनमोर्चा, हालांकि मैं यशवंत सिन्हा की बुक पढ़ रहा था अभी, तो यशवंत सिन्हा ये जरूर कहते हैं कि जनमोर्चा के नेता तो वीपी सिंह थे, कि राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, नारा वीपी सिंह के लिए चला। जो माहौल बना, क्योंकि कांग्रेस तो 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से थी संसद में, और उसके बाद कभी नहीं आ पाई 2/3 बहुमत या फुल मेजोरिटी में कांग्रेस आज तक नहीं आ पाई। खैर सर, जब इस्तीफा होता है जिस दिन वीपी सिंह का, अपन 2-3 मुद्दों पे और बात कर भी चुके, कश्मीर वाला और वो, उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार बनती है, फिर अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, नरसिम्हा राव। 96 में एक और स्थिति बनती है कि जो वीपी सिंह को तय कर लिया गया था प्रधानमंत्री बनना, और वो चाय बिस्कुट पकड़ा के निकल लिए। वीपी सिंह की पर्सनैलिटी का, मैं जो 96 है, मेरी जो वीपी सिंह के प्रति जो आदत बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण रहा, पहले की घटनाएं जो भी है वो तो अलग है। 96 का जो इंसिडेंट है, आप देखो कि जब सारा संयुक्त मोर्चा इकट्ठा हो गया, प्रधानमंत्री बनने के लिए ईगर थे मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद यादव, ये दोनों चाहते थे कि हमें प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाए, और बाकी जितना भी जो है यूनाइटेड फ्रंट था वो इनको चाहता नहीं था। इवन कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि ये लोग बने, कि कांग्रेस को तो शरद पवार भी एक थे उसमें, वो तो कांग्रेस में ही थे, वो तो जी जी जी, कांग्रेस तो तब बढ़ नहीं रही थी। हाँ, सॉरी 91 में शरद पवार ट्राई कर रहे थे। तो ये उस समय तो इन दोनों का नाम चला, और भी कोई होगा, लेकिन इस पे एग्री नहीं थे। सब लोगों का ये था यूनानिमसली कि वीपी सिंह को चुन लिया जाए। पहले ज्योति बसु की बात चली, ज्योति बसु की बात भी उसके बाद चली जी। ये वीपी सिंह का ही सुझाव था कि ज्योति बसु को चुन ले। जब पहली बार मीटिंग करने गए तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे ज्योति बसु को, प्रेशर बनाया, तो ज्योति बसु पार्टी ने डिनाई किया, तो वापिस वीपी सिंह के पास गए लोग। तो वीपी सिंह ने, आप देखिए कि मतलब उनको लगा कि अब ये दबाव करेंगे, तो उन्होंने एसपीजी कवर था, एक्स प्राइम मिनिस्टर का, उसको छोड़ दिया। अपने एक ड्राइवर को लेके वो दिल्ली की सड़कों पे 2 दिन छिपते रहे, घर पे नहीं रहे। मेरे ख्याल से घर आए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को छोड़ता है क्या? एमएलए का टिकट नहीं छोड़ते सर, जीते नहीं जीतेंगे। एमएलए की टिकट तो बड़ी चीज है, पीटीसी के टिकट के लिए भी लोग अपनी आत्मा को कहाँ का गुलाम नहीं रखते। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी घटना है। उससे पहले जो ये जो आप 90 की चर्चा कर रहे थे, 89 प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की, तो उसमें घटनाओं का बड़ा गिड़मट है। आप ये बात आप कह रहे थे, लीडर वो वीपी सिंह थे जी, क्योंकि एंटी करप्शन मूवमेंट जो देश भर में उन्होंने जन मोर्चा के तहत खड़ा किया। फिर बाई इलेक्शन हुआ इलाहाबाद का,
तो उससे पूरा देश उद्वेलित हो गया। वो वीपी सिंह ने पहले बाई इलेक्शन लड़ा 88 का जी। और सुनील शास्त्री को हराया। हाँ, सुनील शास्त्री खुद कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे कहा वीपी सिंह के सामने लड़ना, मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे और बड़ी रेस्पेक्ट। उन्होंने कहा कि वो मेरे चीफ मिनिस्टर रहे, मैं उनकी उसमें मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में रहा हूं, तो वो लोगों का पार्टी इंटरेस्ट में लड़ना ही होगा। वीपी सिंह को ये पता नहीं चला लास्ट मौके तक कि भाई सुनील शास्त्री मेरे सामने कैंडिडेट है। वीपी सिंह को, जब वीपी सिंह का नॉमिनेशन हो गया उसके बाद सुनील शास्त्री का नॉमिनेशन हुआ, तो उनका कि मुझे पहले पता होता कि मेरे सामने सुनील शास्त्री लड़ रहे हैं तो मैं नहीं लड़ता, वो मेरे भाई समान है। और शास्त्री जी की जो पत्नी थी वो भी उनको अपना पांचवा बेटा मानती थी, इतना अच्छा रिश्ता था बॉन्डिंग शास्त्री थी। जी को बड़ा गुमान। तो एनीवे वो चुनाव हो गया, चुनाव के उसके बाद में वीपी सिंह का जो जगह कैंपेन हुआ सब जगह, और ये जो नारा आया ये पब्लिक ने दिया। छोटे छोटे बच्चे नारा लगाते थे, राजा नहीं फकीर है, देश की जी। तकदीर है। तो उस वेव पे खड़े होके उससे कांग्रेस की कमर टूटी। जी बिल्कुल। और कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन से चुनाव हुआ। अपने राजस्थान में यही हुआ, जो 12 सीट जनता दल ले गया, 13 सीट बीजेपी ले गई। दोनों के गठबंधन से पहली बार जो है कांग्रेस 0 पे आई यहाँ। कांग्रेस यहाँ 0 पे आई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में भी आप देखो कि जो आज ये राजस्थान में कास्ट का जो फ्रैक्शन है, ये जो 89 का चुनाव कई मायनों में जबरदस्त था। राजस्थान में जो विशेष करके मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान और ये जो इलाका जहाँ जाट राजपूत का क्लेश आजकल कई लोग झूठे ढंग से क्रिएट करते हैं, उन लोगों को 89 के चुनाव का अध्ययन करना चाहिए। सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े, एक दूसरे का प्रचार किया, एक दूसरे के साथ रहे। देवीलाल, वीपी सिंह, सबकी सभाएं होती थी, कल्याण सिंह कालवी, नाथुराम बिरदा, ये सारे लोग थे। तो ये हुआ। फिर जब ये नेता चुनने की बात आई तो चंद्रशेखर की ऑब्जेक्शन थी जी। वीपी सिंह के नाम पे। उनकी ऑब्जेक्शन ये थी कि भाई हम तो एंटी कांग्रेस राजनीति जीवन भर करते रहे, ये तो कांग्रेस से 2 साल हुए इनको छोड़े हुए रहे, आप इमरजेंसी वाला इशू बना देते फला ये वो। और तो ये उनकी रिजर्वेशन थी। लेकिन एमपी जो थे उनमें पॉपुलर सपोर्ट जो है वो वीपी सिंह के नाम पे था। तब जो है मधु दंडोती वगैरह ने, इन्होंने ये एक रास्ता निकाला कि अब चंद्रशेखर जी को क्या, इसको आप पॉलिटिकल चाल भी कह सकते हैं, अरुण नेहरू का नाम आता है उसमें। सब लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि भाई चलो आप ताऊ को चुन लेते हैं। ठीक है। ताऊ से पहले इन्होंने बात कर रखी थी कि भाई वीपी सिंह को चुनना है, लेकिन चंद्रशेखर एग्री नहीं हो रहे। तो वहां जाके उन्होंने ताऊ को अनाउंस कर दिया। ताऊ ने खड़े होकर कहा कि ठीक है, आपने मुझे किया, मैं आपके प्रति बड़ा शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं तो ताऊ बने रहना चाहता हूं और मैं वीपी सिंह का नाम। चंद्रशेखर उस समय गुस्सा इसलिए, उन्होंने कहा कि ये सब करना था तो मुझे बात बताते थे आप जी। और लोक में लेना वो देवीलाल जी से भी गुस्सा हो गया कि भाई आपको ये बात नहीं कर। देवीलाल, मधु दंडवती दोनों से, अरुण नेहरू को तो पसंद नहीं करते थे। तो उन दोनों के प्रति उनका यह था कि आप दोनों को जो ये करने की जरूरत नहीं थी, मुझे सीधा बता देते कि भाई ये बात है। ठीक है, कोई नहीं। तो वो उस परिस्थिति में वीपी सिंह बने और फिर बाद लेटर ऑन तो जो भी घटनाएं हुई। और ये जो 2 उनके डिसीजन थे, आपको इतिहास किस रूप में उनको लेगा। जो मंडल को उन्होंने, मंडल तो पढ़ा ही था, जनता पार्टी के शासन में भी पढ़ा था, कांग्रेस की 2 टर्म गवर्नमेंट आ गई तब भी पढ़ा था, किसी ने उसको नहीं छुआ जी। ठीक है। तो उन्होंने जो बात कही मंडल लागू करते हुए कि भाई ये डायनामाइट की छड़ है, मुझे पता है कि इससे मेरी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के परखच छिप हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको लागू करूंगा। ठीक है। वो एक और मौके पे उन्होंने कहा कि भाई गोल तो हो गया, मेरा पांव भले टूट गया लेकिन गोल तो हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये कमिटमेंट तो, ये बात तो उनको पता था कि रिजल्ट क्या रहना है, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाऊंगा। ठीक है। आज तो हर व्यक्ति जो है पिछड़ों का चैंपियन बनने के लिए बात कर रहा है, लेकिन उस समय उन्होंने जो है पिछड़ों की चैंपियनशिप के बजाय देश भर में उनको विलेन पोर्ट्रेट किया गया और देश भर में उनके खिलाफ बड़े आंदोलन चले, बड़े ये हुई, सरकार से उनका समर्थन सब। तो एक चीज ये होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देना और पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगाना जी, ये 2 काम उन्होंने निश्चित किए। अच्छा, गवर्नमेंट भी बड़ी आजकल भी इतनी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी जो हुई है कि उस सरकार में सारे समाजवादी थे, बीजेपी का आउटसाइड से सपोर्ट था और कम्युनिस्ट भी इस गवर्नमेंट में थे। कांग्रेस के खिलाफ कम्युनिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, सोशलिस्ट सभी एक प्लेटफॉर्म पे थे। ठीक है। आज ये कह रहे हैं तो अब अलग हो गया मामला, बीजेपी के खिलाफ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट सारे। ठीक है वो बात, लेकिन वो उस बात का कोई तर्क नहीं है ना। जी जी जी। मौकों पे सर
पहला जो वो लाल किले से भाषण देते हैं, उसमें उनकी एक चीज बड़ी रिमार्केबल लगी कि वो जो 20 करोड़ रुपया या इतना 15 करोड़ रुपया जो यूथ के लिए दिया जाता था, उसको 13.5 गुना यूथ के लिए बजट, इतना 13.5 गुना बजट बढ़ा देना, तो यह वीपी सिंह ने किया। साथ ही एक और स्पीच में उनका मार्च 1990 का मुझे याद है कि वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को जनप्रतिनिधि रहने दीजिए, उसे कार्यपालिका का हिस्सा मत बनाइए। प्रधानमंत्री अगर सरकार की तारीफें करेगा तो जनप्रतिनिधि कैसे रह जाएगा, ब्यूरोक्रेट हो जाएगा वो तो इसलिए मान्यवर के आप प्रधानमंत्री को कभी आकाश में मत बिठाइए और ये मत कह दीजिए कि देश उसके साथ नत्थी हो गया, तो वो गिरेगा तो फिर देश भी गिरेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, कभी के भी परिप्रेक्ष्य में ये लोकतंत्र के लिए अपने आप में एक आइडियल पोजीशन है। बहुत से प्राइम मिनिस्टर पहले ये कहते रहे हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री भी कहते रहे कि भाई कोई भी देश के जनता के समर्थन से आपने जो है उनको चुन लिया, लेकिन वही देश नहीं है जी ठीक है। और केवल एक व्यक्ति के चढ़ने उतरने से देश तो बड़ा है, महान देश है, उसकी हजारों सालों की परंपरा है और डेमोक्रेसी में भी अब अपन 80 साल के आसपास आ गए। तो वो ठीक, उनकी एकदम ठीक लाइन थी, ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट यही होनी चाहिए जी। उनमें। कई देखो आप चुनाव 90 का चुनाव क्या है 80 जब वो चीफ मिनिस्टर थे, एक बाई इलेक्शन हुआ बांदा जिले में, तो वो एज ए चीफ मिनिस्टर प्रचार करने गए, तो वो उन्होंने प्रचार किया मोटरसाइकिल से, हाँ, हेलीकॉप्टर नहीं लिया। और जब ये 90 में तो स्टार प्रचारक थे अपनी पार्टी के, यही थे हीरो, सब जगह इनकी डिमांड थी, तो उन्होंने मैक्सिमम इस बात को टाला कि हेलीकॉप्टर का कम से कम इस्तेमाल हो। बहुत जगह मोटरसाइकिल, उनके ऊपर हमला भी हुआ, गोलीबारी हुई, जो 90 का चुनाव, जी जी 89 का 89 वाले में उनके ऊपर गोलियां चली। तो लोगों ने कहा कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट है, उनका मैं एम्बेसडर कार में बैठ जाऊंगा, लेकिन उनका तर्क था कि इलेक्शन को इतना महंगा नहीं करना चाहिए जी। इलेक्शन को जितना सस्ता, ये स्पिरिट बहुत कम नेताओं में। दूसरा आप देखो कि जैसे 98 में उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया, उनको कैंसर हो गया, हाँ। वो जो उनका ब्लड चेंज होता था। झुग्गी बस्तियों का मूवमेंट और जो है वो उसमें भूख हड़ताल पे बैठ गई। अब उनको उस मौके पे जीवन में क्या चाहिए था जी। पॉलिटिक्स में कोई भी नेता इश्यू उठाता है कि वो चर्चा में आए, सियासत में अपनी जगह बनाए, इसलिए तो सारी जगह बना चुके थे और प्राइम मिनिस्ट्री उन्होंने पहले ही ठुकरा दी थी। तो उसको लगा कि ये जो है इन गरीबों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं। बहुत से उनकी पर्सनालिटी, मतलब मुद्दे की पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का मुद्दा, ये दो चीजों के बीच उनमें ये संवेदना थी कि इन गरीब लोगों को कोई बात नहीं कर रहा है। वाजपेयी जी से मिले, फिर बाद में बात करी, वाजपेयी जी ने उनकी बात को तवज्जो करी। हाँ, उस वक्त ये भी था कि 4 प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर उस वक्त अलाइव थे। नरसिम्हा राव जी थे, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह, ये चारों बैठते थे, पांचों प्राइम मिनिस्टर आपस में मिलते थे और बात करते थे कि क्या होना चाहिए। अक्सर सरकार की पोंख सरक जाती थी कि पांचों मिलके क्या सोच रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन वाजपेयी जी उनके स्टेचर के व्यक्ति थे, उनके साथ के लोग थे, उनके साथ पार्लियामेंट में उनका लंबा एसोसिएशन था, तो उनकी बात, ये लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलते रहते थे। जी बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर तो चंद्रशेखर जी तो कहते थे कि हमारे गुरु है हाँ, वाजपेयी बिल्कुल जी बिल्कुल। और वाजपेयी जी नरसिम्हा राव को कहते थे कि हमारे गुरु। वो ऐसा एक पॉलिटिकल इरा था जिसमें एक दूसरे के प्रति बड़ी समझ थी, क्लासिकल पॉलिटिक्स थी, इतनी गिरावट नहीं थी जी समय था। तो ये वीपी सिंह में जो गुण थे कि ईमानदारी थी। पर इस पे एक्चुअल में किसी गवर्नमेंट प्रोफाइल में ज्यादा जिक्र नहीं होता इन चीजों का कि ये चीजें बड़ी शिद्दत से लागू की गई। इवन अंबेडकर जी वाला जो है कि वो 56 में आई थिंक अंबेडकर जी दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद वो करीब 35-34 साल तक, 30 साल तक, 33 साल तक वो गायब रहते हैं। उनको वीपी सिंह भारत रत्न देते हैं, संसद के सेंट्रल हॉल में तस्वीर लगाते हैं। फिर वो कहते भी हैं कि लोगों ने दलितों या पिछड़ों के माध्यम से सरकारें बनाई है, सत्ताएं पाई है, मैं सत्ता छोड़ रहा हूँ। बड़ी बात थी, गंवा रहा हूँ, गंवा रहा। आपके सहयोग से पिछड़े भाइयों, दलित भाइयों, आपके सहयोग से बहुत से लोग प्रधानमंत्री बने, सत्ताएं बनाई हैं। मैं ऐसा एकमात्र वाहिद व्यक्ति हूँ जो आपके कारण सत्ता गंवा रहा हूँ। जी। तो वीपी सिंह जी की जयंती पे उन्हें हम
प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और राजेंद्र सिंह जी बिहाड़ ने हमें काफी किस्से बताए, काफी जानकारियां दी, और भी मुद्दों पर हम रूबरू होते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद।